बेसिक्स बता दिए होंगे। दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, दोबारा सुन लें, शांत रहें। देखो फिर देखो, ऐसे जैसे ना फ्रिक्शन तो पूरा आता है। दो प्रकार के फ्रिक्शन थे, स्टैटिक फ्रिक्शन था और काइनेटिक फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि न्यूटन का क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें फ्रिक्शन पक्का इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला फ्रिक्शन का भी आ सकता है और न्यूटन इन्वॉल्व भी हो सकता है। ध्यान दें, फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक कब लगता है? जब रिलेटिव स्लिपिंग, मैंने नाम दिया था एक, रिलेटिव स्लिपिंग, जब रिलेटिव स्लिपिंग ना हो स्टैटिक तब लगता है। काइनेटिक कब लगता है? जब रिलेटिव स्लिपिंग हो। स्टैटिक की खास बात यह है तुम उसका डायरेक्शन अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाता है और मैग्नीट्यूड भी अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाता है। मैं 2 न्यूटन लगाऊंगा तो अभी इस पे स्टैटिक लग रहा है तो वो भी कितना लग रहा होगा? 2। 3 लगाऊंगा तो 3। लेकिन काइनेटिक के साथ ऐसा नहीं है। काइनेटिक जब भी लगता है पूरा लगता है। समझ में आया? जैसे कुछ हमने ग्राफ्स वगैरह बनाए थे, जरा मैं एक एग्जांपल लेके दोबारा ग्राफ का फील दिलाता हूं, स्टैटिक का फील आ जाएगा। जरा ध्यान दें, लोग ध्यान दें, ये एडवांस में भी आते हैं ये ग्राफ। बस करें 0.4 5 kg 0.3 F इक्वल टू 5t। ध्यान दें, शांत हो जाएं, मैं ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि ग्राफ से अच्छा फील कहीं नहीं आएगा। ग्राफ में सब कुछ कवर हो जाएगा। ध्यान दो, अगर मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाऊं, कोई मुझे टेंशन और टाइम का ग्राफ पूछ ले, तो डिटेल्ड ग्राफ बना रहा हूं। कोई मुझे फ्रिक्शन ऑन 5 kg का और टाइम का ग्राफ पूछ ले, फ्रिक्शन ऑन 10 kg का टाइम के साथ ग्राफ पूछ ले, ये ग्राफ्स पूछ ले। कहानी सुनो, फोर्स 0 होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। तुमने फोर्स बढ़ाया, जैसे T इक्वल टू 1 की बात करें तो यहां फोर्स लगा कितना? 5 न्यूटन। तो पहला प्रयास तो फ्रिक्शन का ये रहेगा कि ये हिले ही ना। तो यहां पे फ्रिक्शन कितना तक रोक सकता है? पीछे रोकेगा यहां पे फ्रिक्शन का मूवमेंट, आगे होने का ट्राई कर रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? F ऑन 5 kg। यहां फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे, F ऑन 10 kg। ध्यान दें, यहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना रोक सकता है बताओ? स्टैटिक होता है और कितना रोक सकता है मैक्सिमम? 0.3 इंटू 50 कितना हो गया? 15 न्यूटन। यहां कितना रोक सकता है? 40। नॉर्मली मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इस पूरे को एक सिस्टम माने जो कि है, क्यों सिस्टम है? जितने एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से रस्सी बंधी है ना बीच में, अगर ये ए से जाता है तो ये वाला पीछे वाला ब्लॉक भी ए से आगे जाएगा, वरना रस्सी का कंस्टेंट ट्रू नहीं होगा। रस्सी क्या बोलते हैं, उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी। तो पक्का ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे जो टेंशन है इनके बीच में वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल। एक पे इधर लग रही है तो एक पे पीछे लग रही है। एक्सटर्नल कौन कौन सी है? एक ये वाली फोर्स और फ्रिक्शन। तो पीछे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स कितनी है? पीछे की तरफ नेट फोर्स कितनी है? 10 की और 5 की, कितनी हो गई है? 40 और 15 कितना होता है? 55। मतलब जब तक तुम 55 से नहीं जीत जाते तब तक तो डब्बा हिलने वाले ही नहीं है दोनों। ऐसा नहीं हो सकता एक हिले एक ना हिले। ये पक्का समझ में आ रहा है? आगे वाली फोर्स जब तक पीछे वाली नेट फोर्स से नहीं जीत जाती तब तक तो हिलने वाला ही नहीं है डब्बा। यानी 55 नहीं हो जाती जब तक वो आगे वाली फोर्स, तब तक तो एक्सेलरेशन 0। 55 कब होगी? 11 पे। मतलब 11 से पहले एक्सेलरेशन क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं? 11 के बाद क्या होगा? 11 के बाद मैं अगर इक्वेशन लिखूं किसी भी टाइम पे तो एक्सेलरेशन आएगा 5t, लिख दो F माइनस 55/15। जिला कि नहीं जिला? आगे F, पीछे नेट फोर्स 55। टेंशन तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी तो लिखते हैं एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टोटल मास।
5t माइनस 55/15, 5 से काटा, t माइनस 11/, सही है। यानी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कब आया है? जब t ग्रेटर देन 11 की शर्त। यानी इसके बाद t का ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, कि कर्व है? स्ट्रेट लाइन है। यहीं से शुरू होगा या आगे से शुरू होगा? चेक कर सकते हैं। 11 रख दो, t की वैल्यू क्या आ रहा है? यहीं से शुरू हो। अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन क्या था? 0। यहाँ शुरू होगा और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, t माइनस 11/, तो पता ही है तुम्हें कितना हो जाएगा, 1/3। अच्छा, ये जो जंप लेता था ग्राफ, पता है क्यों लेता था? फील करना। जब यहाँ दो प्रकार के म्यू होते थे, स्टैटिक और काइनेटिक, यहाँ स्टैटिक और काइनेटिक दोनों क्या है? बराबर है। अगर स्टैटिक से अचानक से काइनेटिक में कन्वर्ट होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है फ्रिक्शन। ये फील आ रहा है? जैसे पहले फ्रिक्शन रोक रहा है 10 तक, और जैसे ही 10 से ज्यादा क्रॉस किया तो अब 10 नहीं लगेगा, अब कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा, और वो कुछ कम होता है 10 से, इसीलिए अचानक से बॉडी क्या करने लग जाती है? एक्सेलरेट करने लग जाती है। जैसे सोचो, जैसे ही ये 11 को क्रॉस करेगा, अब 55 को क्रॉस कर जाएगा फोर्स, तो ये स्टैटिक ना होता, सोचो काइनेटिक होता, म्यू जैसे 0.2 होता, तो यहाँ फ्रिक्शन चेंज हो जाती कि नहीं हो जाती वैल्यू? यहाँ भी चेंज हो जाती, यहाँ भी कम हो जाती और यहाँ भी कम हो जाती। आगे वाली फोर्स 55 ज्यादा है और पीछे वाली कम हो गई, तो एक्सेलरेट करने लगेगा कि नहीं करने लगे? इसीलिए वो जंप आता था। लेकिन यहाँ नहीं आएगा जंप, क्योंकि यहाँ पे म्यू क्या है? सेम ही है। काइनेटिक और स्टैटिक दोनों नहीं दिया जाए तो दोनों सेम ही होते। चलो, एक्सेलरेशन का ग्राफ बन गया। फ्रिक्शन ऑन 5 kg, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये वैल्यू कितनी हो सकती है? यहाँ पीछे 5 kg पे मैक्सिमम 15। तुमने 0 पे तो कितना होगा? 0। तुमने 1 सेकंड पे बात करें, 5 न्यूटन लगाया तो ये कितना रोक लेगा? 5। 10 लगाया तो 15, लगाया तो 15, एक ज्यादा लगा दिया 16 तो 15, ये रोक ले। मूव तो नहीं करेगा, मूव तो हमें पता है 11 मतलब 11 सेकंड तक मूव नहीं करेगा, यानी 55 से पहले तो मूव नहीं करने वाला। तो हम देखें 3 सेकंड पे 15 था तो ये भी 15। जैसे ही ये फोर्स 16 हो गया, ये 15 ही रहा, बचा हुआ एक किसने बैलेंस किया? बोलो। 1 न्यूटन टेंशन है, तो टेंशन कितना आ गया? 1 न्यूटन। तो इधर भी टेंशन कितना आ गया होगा? 1 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन कितना हो गया? 1 न्यूटन। ये फील आ रहा है? तो कहने का मतलब 5 kg पे पहले तो ग्राफ एज इट इज कॉपी पेस्ट चलेगा 3 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? सेकंड तक। 5t का ये जला गया, जितना तुम ये लगाओगे उतना ही ये लगेगा 3 सेकंड तक। तो पक्का फील आ गया? 3 के बाद कितना लगेगा? कांस्टेंट। 3 पे कितना हो गया होगा? 15। फिर क्या हो जाएगा वो? फिर ऑब्वियसली कांस्टेंट लग जाएगा। 10 kg की बात करें, 10 kg पे 3 सेकंड तक तो लगेगा ही नहीं। 3 सेकंड तक तो कौन बैलेंस कर ले रहा है? यही बैलेंस कर ले रहा है। जब टेंशन आएगा, वही टेंशन इसको आगे खींचने की कोशिश करेगा, तभी तो फ्रिक्शन एक्टिव होगा पीछे वाला। तो टेंशन कब आएगा? 3 सेकंड के बाद। और टेंशन कितना आएगा 3 सेकंड के बाद? हम बोल सकते हैं 5 kg के फ्री बॉडी डायग्राम से बोल, 5t आगे लग रहा है, 15 पीछे लग रहा है, और t कहां लग रहा है? पीछे। तो t क्या हो जाएगा? 5t माइनस 15। ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा? t इक्वल स्टार्ट होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वैल्यू 10 kg में मैक्सिमम कितनी? 40। और वो पक्का 11 पे हुई होगी, क्या है क्या? एग्जैक्ट 11 पे हुई होगी। 11 के बाद 40 ही लग के, ये कि नहीं है? टेंशन का ग्राफ कब तक टेंशन नहीं आएगी? 3 सेकंड तक। अब फील आ रहा है? 3 सेकंड तक टेंशन क्या है? 0। टेंशन भी, उम्मीद है पूरे स्ट्रक्चर का फील आ गया होगा। इसको ही टाइम दे दूं जनरल तुम्हें, तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो दो चीजों का आइडिया क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले लगाना है तुम्हें। कितने टाइम पे ये चलने लगेगा, एक्सटेंशन कब आने लगेगा, का आइडिया लगाओ, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखो ताकि आइडिया लगे। तो अभी स्टैटिक का एक पार्ट चल रहा है, स्टैटिक ही चल रहा है ये। काइनेटिक बहुत आसान है। काइनेटिक में
मेन फ्रिक्शन को टफ स्टैटिक बनाता है। क्या हम कर चुके हैं ये पिछले क्लास में, काफी ग्राफ व्राफ बनाए, टेबल भी बनाया है, ग्राफ भी बनाया। एडवांस में काफी बार ग्राफ पूछे गए हैं, ग्राफ्स बनवा लेते थे। अगर मैं यहाँ म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक अलग दे दूं तो ग्राफ में थोड़ा चेंज, जंप वगैरह नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्योरली मेंस। बता दूं? तो फोकस करके ध्यान देना, फ्रिक्शन ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में सीखा जा सकता है। कि तुम्हें इतना ज्यादा लेक्चर है नहीं, एक दिन में प्रॉपर एडवांस लेवल का फ्रिक्शन वो 11th में नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि तब तुम्हें कुछ 12th में काफी कुछ सीख लिया, तो एक दिन में सीख। ध्यान देना, मुझे बताना स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक। ये ए है, ये बी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। ए और बी के बीच में क्या होगा? और ये ग्राउंड पे ऐसे चल, ए और बी के बीच में क्या लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? लगेगा भी फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा? लगेगा ही नहीं। क्यों लगेगा बीच में? क्या ए और बी के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग है? रिलेटिव स्लिपिंग इसको कहते हैं, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे कर रहा है। क्या लगेगा ए और बी के बीच में? नहीं। ए और बी के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो फ्रिक्शन क्या होगा? 0। ए और ग्राउंड के बीच में बोलो, ए और ग्राउंड के बीच में लगेगा। स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक, क्योंकि ग्राउंड का सरफेस और ए सरफेस के बीच में क्या हो रही है? स्लिपिंग हो रही है। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। और कहां लगेगा? पीछे या आगे लगेगा? क्या ये फील आ रहा है? ये सरफेस, ए वाला सरफेस जो है वो कहां जाने की कोशिश कर रहा है? आगे। ग्राउंड इसको आगे जाने देगा क्या? नहीं। ग्राउंड क्या बोलेगा? भाई नहीं लगेगा। तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? अगर ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता, ग्राउंड पे आगे लगता, लेकिन हम ग्राउंड का कभी बनाते नहीं है। वरना हम देखें तो ए वाला सरफेस आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन उस पर कहां लगेगा? पीछे। तो ग्राउंड पे कहां लगेगा? आगे, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह आते हैं जब भी आएंगे। अच्छा, और बता दो जरा, सिर्फ डायरेक्शंस बताने हैं और नेचर बताना है। ए और बी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें बताना है बी पे कहां लगेगा, आगे या पीछे? बोलो। ये ग्राउंड है ना? बी पे कहां लगेगा? सिंपली यही पूछ लिया उन्होंने, पूछ चुके हैं वो। आगे। ध्यान देना, ऐसे सोचो कि अगर मैं ए को रोक दूं तो बी के पास स्पीड किधर होगी? ए को रोक दूंगा तो इधर स्पीड मिलेगी, कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। मतलब ए अगर रुका हुआ होगा तो बी की टेंडेंसी कहां है? बी किधर स्लिप कर रहा है? आगे। बी पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे और काइनेटिक लगेगा। ए पे कहां लगेगा? अच्छा, ग्राउंड और इसके बीच में? ग्राउंड तो रेस्ट पे है, ए की टेंडेंसी किधर है? इधर जाने की। कहां लगेगा? इधर। FK2 मान। सिर्फ डायरेक्शन चेक करा रहा हूं मैं, डायरेक्शन गलत मान, मतलब तुम्हारा गलत आया था डायरेक्शन। कैसे चेक करोगे? हमेशा टेंडेंसी चेक करने की, कौन किस पे स्लिप कर रहा है। अगर तुम ए को रोक दो तो बी की टेंडेंसी किधर है? मतलब बी को स्पीड दोगे 30 हो जाएगी। तो ये रुका हुआ है, तो ये इस पे कहां स्लिप कर रहा है? आगे। तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? पीछे। या फिर ऊपर वाले को रोक दो, तो ऊपर वाले को रोक दो, बी को रोक दो, ए किधर जा रहा होगा?
उल्टा करके दूंगा तो ए इधर 30 से जा रहा होगा, तो बी ए पे किधर फोर्स लगाएगा, पीछे। ए बी पे किधर लगाएगा, इधर। एक और बात, ऊपर वाला 10 मीटर पर सेकेंड, वाला 15 मीटर। ए पे कहा, बी पे। पीछे इसको बोल रहा हूँ, आगे इसको बोल रहा हूँ। अब बोलो, ए पे कहां लगेगा, ए पे आगे लगेगा पक्का। बी को रोक दो, ऐसे फील किया करो, बी को रोक दो तो ये 15 इसको दे दूंगा, 15 माइनस 10 5। मतलब जब मैं इसको रोक दूंगा तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की है। इस पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, इस पे कहां लग रहा होगा फिर। अच्छा, ग्राउंड और इसके बीच में तो कॉमन सेंस है, ग्राउंड रेस्ट पे, ये वाला इधर जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, एफ। और पक्का काइनेटिक ही नेचर का होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। किस नेचर का होगा फ्रिक्शन, काइनेटिक। एक्सेलरेशन ध्यान देना, वेलोसिटी नहीं दी है, 5 मीटर पर। सेंस आएगा। कहाँ लगेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो रोक दूंगा इसको। आज तो इस पे फ्रिक्शन, क्या मैंने सही बनाया है, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक, काइनेटिक ही लगेगा। टेंडेंसी तो है ना, एक्सेलरेशन की वजह से हम वर्ड यूज करेंगे तो टेंडेंसी यूज करेंगे, क्यों, एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ी देर बाद आएगी ना स्पीड, तो अभी नहीं आई है स्पीड्स, थोड़ी देर बाद आएंगी स्पीड। समझ में आ रहा है, जनरली ये आइडिया लग जाएगा इससे क्या डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ तो। अब ध्यान दें, अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो आते हैं क्वेश्चन उसी। सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन डिटेल में, जो इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसका आ जाए काइनेटिक का, अगर अकेला क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बढ़िया। इसमें मैकेनिक्स ही इन्वॉल्व होती है, काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व। काइनेटिक फ्रिक्शन का सिंपल है कि जब भी लगेगा वो इतना ही लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। काइनेटिक जब भी लगेगा वो इतना ही लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है, अगर वो लग रहा होगा तो पूरा ही लगेगा। तो काइनेटिक के बेसिक बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं, ध्यान देना सब लोग। जैसे 5 kg का डब्बा है, इसके पास स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ म्यू काइनेटिक की वैल्यू 0.3 है। तो मुझे बोला बोला कितनी देर में ये डब्बा रुक जाएगा, पहला सवाल कितनी देर में, सब लोग सुन लें पहले फिर। पहली बात तो पक्का काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक होता तो भी नहीं लगाते हम। कि स्लिपिंग हो रही है इन दोनों सरफेस के बीच में, हो रही है कि नहीं हो रही, पक्का ये ऊपर आगे स्लिप कर रहा है। काइनेटिक कितना लगता है जब भी लगता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, कितना हो गया 15। तो पीछे फ्रिक्शन कितना है 15, आगे कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस डब्बे पे नेट फोर्स कितना है पीछे 15। तो इस डब्बे का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसकी वजह से, 15/5 कितना होता है। मतलब तुम्हारा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, कैसे बन गया, एक 20 की स्पीड से जा रहा है डब्बा और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन 3 है, कितनी देर में रुक जाएगा। इक्वेशन लगा दो, इक्वल टू यू प्लस फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या है 20, ए है -3, आ गया टाइम 20/3। काइनेमेटिक्स ही है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा पूछा जाए तो। थर्ड इक्वेशन लगा दो भाई, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, ए कितना है -3, 400 200/3, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा डब्बा। और एक बार डब्बा रुक गया तो ये मत कर देना अब पीछे भी अभी पीछे एक्सेलेशन है पीछे जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार डब्बा रुक गया तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग क्या हो गई, 0। अब फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं, ना स्टैटिक का ना काइनेटिक का कोई रोल। पक्का समझ में आया। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर तुम ध्यान देना, अगर कोई एम मास है, वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, और यहां पे फ्रिक्शन म्यू के है, तो इसका एक्सेलरेशन पक्का म्यू के जी होगा।
इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ पक्का कितना होगा, रिटार्डेशन बोल दूं तो ज्यादा बढ़िया। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स जो लग रहा है सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, क्यू के एम जी, और जब मैं मास से डिवाइड करूंगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, और एम से एम कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। तो वही मैंने यूज किया, इसका डायरेक्शन डायरेक्ट एक्सेलरेशन जी बोल सकते। अच्छा, तो यानी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बनेगा जब भी फ्रिक्शन में बनेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब तुमको बताना है, ये 37 डिग्री है, एक डब्बा है 10 kg, स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और म्यू दे दिया तुमको, म्यू काइनेटिक दे दिया 0.5। तुमको पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू स्टॉप। कुछ समझ के करना, फिर से बोल रहा हूँ, रट मत लेना कुछ, म्यूजी म्यूजी के बैठ जाओ। फाइंड टेकन टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ब्लॉक, मैक्सिमम हाइट बाय, एक पीवाईक्यू की बुक और दे दो। फिर से बोल रहा हूं, अकेले काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, अकेले अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया है तो वो काइनेमेटिक्स है सिर्फ, समझ नहीं आ रही, तो उसमें कुछ ऐसा रॉकेट्स। टाइप नहीं रटना है, फील करना है। अच्छा, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ स्लिप कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। म्यू एम जी मत रटना, म्यू एन रटना। आए तो क्या रटोगे, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, क्या अकेला फ्रिक्शन नीचे लगेगा, एक एम जी साइन 37 भी होगा। टोटल फोर्स अपन टोटल मास करोगे तब क्या आएगा तुम्हारा पीछे। ध्यान देना, रटने जैसा कुछ नहीं, कोई भी इनोवेटिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसमें, तो मतलब बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल 3, ये रहा एक ब्लॉक 10 kg, ये रही एक बुलेट 1 kg, ये 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की जा रही थी, रफ है, इट गेट्स 10 kg। क्यू के है सरफेस के लिए, ये है फाइंड टाइम बाय, अरे इतना टाइम लगा क्या इसमें, क्या होगा ना, कितना आ रहा है टाइम,
2 सेकेंड, तब बढ़िया कैसे बन गया? हाइट 12। अगला देखो, एक ये ब्लॉक है 10 kg का, इस पे मैंने ये 2 kg की बुलेट चलाई 20 की स्पीड से, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन 10 kg, मतलब बुलेट इसमें जाके फंस गई। अब तो बताना है ये, और यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू के 0.4, कितनी देर बाद ये पूरा सिस्टम रुक जाएगा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 दे देता हूँ। यही क्वेश्चन होता, 10 kg होता और यही होता 10 मीटर। और म्यू काइनेटिक होता 0.68 मान लो। फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू, इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो सेम तो है। स्पीड तो अंतर है ही, म्यू, ऐसे क्या अंतर है? पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और mg sin 37 कहाँ लगेगा? हाँ, फ्रिक्शन में सरफेस, इस सरफेस पे कहाँ स्लिप कर रहा है? कोई लेना देना नहीं, मैं फिर समझा। मैंने लाइन क्या बोली? काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस बात पे डिसाइड होता है कि स्लिपिंग का डायरेक्शन क्या है। ध्यान देना, स्लिपिंग का डायरेक्शन क्या है? ये सरफेस इस सरफेस पे कहां स्लिप कर रहा है? ऊपर। तो फ्रिक्शन पक्का नीचे लगेगा, पक्का नीचे लगेगा, भले ही नीचे 2002 किलो पता नहीं कितना भी न्यूटन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय पक्का फ्रिक्शन कहां लगेगा? देखो, जो भी तुम्हारा mg sin 37 आएगा तुरंत थोड़ी इस वेलोसिटी को बदल देगा। चलो सब लोग ध्यान दो, अगर किसी को कंफ्यूजन है, शांत रहो इधर। किसी के मन में कंफ्यूजन है कि नहीं सर ऐसा हो सकता है कि mg sin 37 नीचे लग रहा है, तो वो mg sin 37 बड़ा हो, समझ रहे हो, तो वो स्लिपिंग को रोक देगा। तो फ्रिक्शन काय को लगे नीचे, फ्रिक्शन ऊपर लग जाए। ध्यान देना, हमारे पास जो भी फोर्स है mg sin 37 या खुद फ्रिक्शन भी, क्या वो तुरंत इस वेलोसिटी को बदल पा रहा है? थोड़ी देर बाद बदलेगा ना। अभी इस समय क्या टेंडेंसी है इसकी? ऊपर। अगर इसके पास वेलोसिटी ऊपर है तो पक्का स्लिपिंग किधर हो रही है? ऊपर। तो पक्का फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे। मैं फिर से बोल रहा हूं, नीचे कितना भी फोर्स लग जाए, 10,000 न्यूटन भी लग जाए, लेकिन अभी वेलोसिटी किस तरफ है? ऊपर। स्लिपिंग किस तरफ हो रही होगी? ऊपर की तरफ। तो पक्का फ्रिक्शन कहां लग रहा हो? नीचे। तभी तो देखो mg sin 37 फ्रिक्शन भी थोड़ी देर बाद इस ब्लॉक को क्या कर पाए? रोक पाए। अभी तुरंत तो कुछ भी नहीं कर पाए वो भी। ध्यान दो, ये कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, 5 की स्पीड से।
तुमने ये डब्बा इस पे गिराया, फाइंड टाइम टेकन टाइम elapsed stops। चलो हो जाओ, ये सारे किसके हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन के ही हैं, कुछ नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा हमको ही सोचना पड़ेगा, और हमेशा स्लिपिंग से ही सोचेंगे। अगर स्लिपिंग आगे हो रही होगी तो पक्का फ्रिक्शन पीछे लगेगा, चाहे पीछे कितना भी बड़ा फोर्स हो। फोर्स से नहीं सोच सकते तुम, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन फोर्स से नहीं सोच सकते कि पीछे एक फोर्स है तो फिर क्यों फ्रिक्शन। चलो निकालो फटाक से आंसर। बातें मत करो, आज फ्रिक्शन कर देंगे, अच्छी तरीके से कर देंगे आज, सारे पीवाई क्यू बन। बस ध्यान देते रहना चीजें। ध्यान देना, ये मैंने ऐसे गिराया है। टाइम elapsed बिफोर स्लिपिंग स्टॉप्स। प्लास्टिक होगा, करना क्या है तुम्हें?
लिए हो गए, चलो हो गए हो गए हो गए, टाइम खत्म। ध्यान दो, अब सब लोग सुने। तो पहले कहाँ से शुरू करें, यहीं से कर दें क्या? तो यहीं से कर दे, यहाँ से कर दे। चलो इधर देखो, पहली बात, एक तो एम जी साइन 37 नीचे लग रहा होगा, कितना होता है एम जी 100 sin 37 3/5 कितना 60। ये फोर्स है, ध्यान देना। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर या नीचे? तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फोर्स से थोड़ी पता चलता है काइनेटिक का। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर फोर्स लग रहा है उससे पता ही नहीं चलता। वो तो इस बात से पता चलता है कि स्लिपिंग किस तरफ हो रही। तो स्पीड ऊपर है, कहां हो रही होगी स्लिपिंग, ऊपर, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, नीचे। और कितना लगेगा, पूरा लगेगा। पूरा कितना होता है, न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम जी कॉस 37 कितना है, 0.5 इंटू 10 कितना बन गया 5। एक 5 ने 5 उड़ाया, कितना हो गया ये 40। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। नीचे की तरफ 60 और 40 कितना फोर्स है 100, तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन कितना होगा 100/10 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में रुक जाएगा ये तो, 20 की स्पीड है, 10 से रोकना है, 2 सेकंड में रुक जाएगा। मैक्सिमम हाइट रीच्ड 40, नहीं 20 20 20। अच्छा हाइट निकालनी है, ये तुमने लेंथ निकाल ली है। अच्छा कितना ऊपर जाएगा ये निकाल लें, ये लेंथ कितना ऊपर गया, पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ए की वैल्यू -10 इन एल, 400/20 कितना आया 20। ये लेंथ आई है, समझ में आया, ये लेंथ आई है, मैंने तो हाइट पूछी थी। तो 20 का sin 37 3/5 12 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, ध्यान दें पूछा क्या गया है, बिना निकालें। इसमें इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, ध्यान दें। एम जी साइन 37 नीचे लगेगा, कितना हो गया 60 न्यूटन। फ्रिक्शन नीचे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा, ब्लॉक की स्लिपिंग नीचे हो रही है, वेलोसिटी पे फोकस करो। जब भी काइनेटिक लग रहा है सिर्फ वेलोसिटीज पे फोकस करो, फोर्स पे नहीं। 10 मीटर पर सेकंड नीचे स्लिप करा रहा है इसको, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम, कितना हो गया ये, सही बात है 60 इधर 64 ऊपर, तो नेट फोर्स किधर है ऊपर, कितना है नेट फोर्स, तो एक्सेलेरेशन आएगा नेट फोर्स 64 माइनस 60/10, 4/10 यानी 2/5 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ रिटार्डेशन है 2/5 का, कितनी देर में रुक जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस 5t, 2/5 इक्वल टू 10, 2 से गया 5, t कितना आया 25, सही था। उम्मीद है स्लिपिंग वाला तो समझ में आ रहा होगा, दिक्कत तो नहीं। इधर आ जाओ इधर आ जाओ, मेरे कुछ सवाल हैं यहाँ पे। पहला सवाल, चलो मैंने ऐसा सॉल्व कर लिया कि जैसे ही बुलेट इसमें चली जाएगी तो 10 और 2 कितना किलो बन जाएगा, और कुछ स्पीड आ जाएगी इसके पास। ये स्पीड कैसे निकालें, कंजर्वेशन ऑफ, इसका तो 0 था इनिशियली मोमेंटम, इसका था 40 वैल्यू, फिर से गया 3 गया 10, कितना आया 10/3 स्पीड है। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा न्यू, अच्छा क्या तुम्हारा 4 आया पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, 4 ही आया होगा, पीछे की तरफ नहीं आया। देखो फ्रिक्शन कैसे, मैं कैसे बोल पा रहा हूं, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, म्यू एम जी, एम मतलब टोटल लिया होगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए एम से डिवाइड किया होगा, म्यू जी आ जाएगा। 4 ही आया कि नहीं आया, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आया 4, तो सवाल तुम्हारा काइनेमेटिक्स का है, 10/3 से जा रहा है, पीछे 4 है, तो कितनी देर में रुक जाएगा, P इक्वल टू यू प्लस P इक्वल टू यू माइनस 80 आएगा 10/12, 5/, ये आया क्या, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक बार तुमने काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया, तुमको सिर्फ एक चीज सोचनी है इसमें, वो क्या है कि फोर्स कितना लग रहा है, फिर जैसे एक्सेलरेशन कितना है, फिर तो काइनेमेटिक्स है, आती है तो बनेगा काम, नहीं आती तो नहीं।
तीन सवाल समझ में आए? आ चुके हैं ये भी आ चुका है, ये बुलेट वाला ही आ चुका है एक बार, बस डेटा शायद ये नहीं था, मैंने डेटा अपने मन से लिया। काइनेटिक के क्वेश्चन हटा दूं ये? इंक्लाइन प्लेन पे भी काफी काइनेटिक क्वेश्चन। पक्का सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं, क्रिस्टल क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। काइनेटिक फ्रिक्शन पे इतनी रिसर्च करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है इतने रिसर्च की? हमें पता है वो कितना लगेगा, और हमें पता चल गया कहाँ लगेगा, फिर तो वो अपना बाकी चैप्टरों का कमाल है। काइनेमेटिक्स आती होगी तो काम बन जाएगा, न्यूटन्स थोड़ा बहुत आता होगा तो देखें क्या आंसर आ रहा है। 5/4। ध्यान दें 2 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो, आगे या पीछे? ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट किधर मूव कर रहा था? 5 मीटर पर। मतलब ऊपर वाला बेल्ट इधर जा रहा होगा, ऐसे ही तो मूव कर रहा होगा 5 से। ठीक। अब तुमने क्या किया, एक डब्बा ऊपर से गिराया, केजी पे किधर लगेगा? आगे। सही है। फ्रिक्शन काइनेटिक इस पे आगे लगेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक डब्बे पे कहां लगेगा? आगे लगेगा, और बेल्ट पे पीछे लगेगा। फिर से एक तरीका वही एज इट इज। तुम अगर बेल्ट को रोकते तो इस पे कहां आता? बेल्ट को रोक दो तो इसको स्पीड कितना देते? 5। सपोज तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता, ध्यान देना। तुम बेल्ट को रोको तो इसको स्पीड कितना दोगे? पीछे 5। ये पीछे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? काइनेटिक आगे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? आगे। दूसरा तरीका सोचने का, अरे फ्रिक्शन का काम क्या है? स्लिपिंग को रोकना ना, रिलेटिव स्लिपिंग को रोकना। ध्यान देना, जैसे ये डस्टर है और ये हाथ है, अगर मेरा हाथ स्पीड से जा रहा है, फ्रिक्शन पता है क्या करेगा? ऊपर वाले डस्टर को स्पीड देगा आगे, और हाथ को स्पीड कम करेगा, ताकि दोनों एक समय पे बराबर स्पीड में आ जाएं, ताकि अब स्लिपिंग ना हो। कहां हो रही है रिलेटिव स्लिपिंग? अब हो रही थी। फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा बताओ? डस्टर पे, पीछे। अब डस्टर पे। तो फ्रिक्शन का काम क्या है? किसी भी तरह फ्रिक्शन का काम यह है किसी भी तरीके से रिलेटिव स्लिपिंग को क्या कर देना? रोक देना। अब ये डब्बे, ये कन्वेयर बेल्ट तो 5 से ही जा रहा था कांस्टेंट से, अगर डब्बा भी आगे 5 से जाने लगे, स्लिपिंग रुक गई कि नहीं रुकी? बताओ। अगर डब्बा भी आगे 5 से जाने लगे तो स्लिपिंग रुक गई। तो डब्बा 5 से आगे कैसे चले जाएगा? अपने आप चला जाएगा, उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगी, तभी तो आगे रहेगा। तो कैसे भी करके अगर इस डब्बे की स्पीड भी 5 हो गई तो काम बन जाएगा दोनों के बीच में, दोनों 5 से चले जाएंगे, मस्त स्लिपिंग नहीं। काइनेटिक आगे लगेगा, और काइनेटिक कितना लगेगा? न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 8 न्यूटन लगेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड। आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये पता लगाना है तो 2 kg की स्पीड 5 कब हो जाएगी? P इक्वल टू +80, टाइम आएगा 5/4। 1 पॉइंट लोगों का सही था ये। तो रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब ये नहीं है। और ऐसे सोच सकते हो, जब भी कंफ्यूजन हो यार, रोक दो ना इसको, ग्राउंड बना दो इसको, नीचे जो डब्बा होता है उसको क्या बना दो? ग्राउंड बना दो। ग्राउंड बना दिया तो इस पे 5 पीछे आएगी, ये पीछे स्लिप जाने की टेंडेंसी है, तो इस पे कहां लगेगा? आगे लगेगा। नहीं देख, काइनेटिक में तो दिक्कत नहीं। काइनेटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के सवाल गलत होने भी नहीं चाहिए, वो नहीं होते लोग। आता है स्टैटिक में क्या डायरेक्शन भी नहीं पता। काइनेटिक में बिल्कुल प्योर सिंपल सा लॉजिक, जिस तरफ स्लिपिंग हो रही होगी उसके अपोजिट लगेगा। मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान देना,
मैं ये बोल रहा हूं ये कन्वेयर बेल्ट 5 की स्पीड से जा रहा था, मैंने एक डब्बा रख दिया यहां, मैं बोल रहा हूं इस पे कितना भी फोर्स लगे, या फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो, 37 डिग्री, एक ब्लॉक है 10 kg का, उसको स्पीड दे दी तुमने 40 मीटर पर सेकेंड, मैं बोल रहा हूं एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दूं ना, कितने का, 1 लाख न्यूटन का पीछे की तरफ, तो भी इस पे फ्रिक्शन काइनेटिक अभी भी कहां लगेगा, पीछे ही लगेगा। क्यों, इस समय ये स्लिप कर रहा है ना, इस समय ये स्लिप कर रहा है, ऊपर वाला डब्बा आगे की तरफ स्लिप हो गया, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन, उससे क्या लेना देना। तो ये देखो ना स्लिपिंग किधर हो रही है, थोड़ी देर बाद कहानी बदल जाएगी, अपने आप वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक स्लिपिंग रुक नहीं जाती तब तक तो फ्रिक्शन स्लिपिंग को क्या करेगा, रोके। अब एंट्री लेते हैं स्टैटिक वाले पार्ट में। हाँ, स्टैटिक से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, काइनेटिक से कम होते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, सब लोग ध्यान दें। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, बस एक, जिसको ये समझ में आ गया उसका काम बन गया, ऑटो एडजस्टेबल है, वो अपने हिसाब से डायरेक्शन एडजस्ट कर सकता है और मैग्नीट्यूड भी क्या कर सकता है, एडजस्ट। और फ्रिक्शन जो है स्टैटिक म्यू एन नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होती है, ऐसा थोड़ी हमेशा इतना ही लगता है, तुम एक लगाओ तो एक लगेगा, दो लगाओ तो दो लगेगा, लेकिन वो म्यू इंटू एन से क्या मिलता है स्टैटिक का, मैक्सिमम वैल्यू की इतना तक लग सकता है स्टैटिक। ध्यान दें सब लोग, 10t स्टैटिक है, जैसे 0.8, ध्यान दें फ्रिक्शन या म्यू स्टैटिक है ना 0.8, तो जो म्यू इंटू एन करोगे ना तुम, तो क्या वैल्यू मिलेगी तुम्हें, 80। ये 80 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 80 तक तुम 1 सेकंड में 10 लगाओगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और कितना लगेगा, बस क्या मोशन हो रहा है, रेट ऑफ स्लिपिंग हो रही है। 2 सेकंड पे 20 लगाओगे 20, 30 लगाओगे 30, 40 लगाओगे 40, 80 तक लग जाएगा। 80 के बाद ये बोल देगा मेरी तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, इससे ज्यादा तुम लगाओगे तो मैं तो नहीं, फिर कौन सा फ्रिक्शन का आएगा समझ में। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये ऊपर वाला पार्ट नीचे ग्राउंड पे स्लिप करना स्टार्ट हुआ, स्टैटिक तो पीछे हट गया, कि स्लिपिंग होती है तो मैं तो नहीं आता, दो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही है तो स्टैटिक थोड़ी आएगा, कौन सा आएगा, अचानक से स्टैटिक ने अपना रोल छोड़ दिया, किसका रोल आ गया, काइनेटिक का, स्टैटिक भाग गया कि नहीं। अब इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप से फ्रेम होते हैं ध्यान दें। जैसे पहले बेसिक इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल्स, जैसे एक चेन है, चेन ऑफ मास एम लेंथ एल, चेन वाले क्वेश्चन देखो, यहां म्यू दे दिया 0.4, फाइंड मैक्सिमम पार्ट दैट कैन हैंग। ध्यान देना जरा, चेन वाला समझे, सब लोग ध्यान दें, अभी फोकस काफी फोकस। चेन को ऊपर रख दूं टेबल पे कोई दिक्कत नहीं है, चेन को थोड़ा आगे करूं नीचे, यहाँ पे ले आऊं थोड़ा सा, चेन नहीं स्लिप करेगी, थोड़ा और नीचे लाऊं स्लिप कर सकती, ज्यादा नीचे लाऊंगा तो चेन पूरी क्या कर जाएगी, स्लिप। अच्छा, जो इतनी सी चेन है इसको स्लिप होने से कौन रोक रहा है, देखो इसका जो mg लग रहा है नीचे, उसको कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। मतलब अगर टेबल स्मूथ होगा, अगर टेबल स्मूथ होगा तो तुम थोड़ा भी एक चेन की लिंक भी नीचे आई तो तुरंत ही पूरा क्या कर जाएगा, स्लिप। यानी इसको कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। मैक्सिमम पार्ट, तो ये पूछ रहे हैं ये मैक्सिमम पार्ट कितना हो सकता है, रहे हो एक्स, कितना हो सकता है ये मैक्सिमम पार्ट दैट कैन हैंग बिफोर,
लगाओ जरा दिमाग। देखो बातें शुरू हो गई। क्या हो गया, इतना क्या था इसमें? देखो एक छोटे से चेन के क्वेश्चन बातें होने लगी। क्या है? बता रहे थे कितना है ये परसेंटेज। हाँ, देखो मुझे नहीं पता तो मैंने ये एक्स मान ली। तो ये एम जी इस हिस्से का, सिर्फ इतने हिस्से का मास इनटू ग्रेविटी कहाँ लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा हो? ऊपर। तरह एम जी निकालें। पूरी एल लेंथ का मास एम है, तो एक यूनिट का, एक्स यूनिट का एम बाय एल इंटू एक्स। तो नीचे फोर्स कितना लग रहा है? इंटू जी। इतना फोर्स नीचे लग रहा है। और पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब कितना एम जी के बराबर? इतने हिस्से के एम जी के बराबर लगेगा या पूरे के बराबर? सिर्फ इतना ही हिस्सा लेंगे ना। तो इतना हिस्सा यानी 1 सेंटीमीटर का इतना था, एक यूनिट का। एल माइनस एक्स का कितना होगा? होगा कि नहीं होगा इतना? तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। सही है। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम रहेगा। एम एक्स जी बाय एल 0.4 बाय एल माइनस एक्स। एल एल कट गया, एम एम कट गया, जी जी कट गया। एक्स इक्वल टू 0.4 एल माइनस 0.4 एक्स। 1.4 एक्स इक्वल टू 0.4 एल। एक्स इक्वल टू 4 एल बाय 14। 12 बाय, सीधे समझ में आया होगा चीन। तो इतने हिस्से का mg नीचे लग रहा होगा और इतने हिस्से का फ्रिक्शन, इतने हिस्से में फ्रिक्शन ना लग रहा हो पीछे। अगर ये दोनों बैलेंस्ड हुए थोड़ा, और अगर मैं इससे ज्यादा लेंथ नीचे कर दूं 12/7 से, पक्का पूरी चेन क्या कर जाएगी?
चलो इस पे आ जाओ। अच्छा सिंपल सी बात है, अगर मैं इस डस्टर को, सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर मैं इस डस्टर को ऐसे छोड़ दूं, ये स्लिप कर जाएगा नीचे, इक्विलिब्रियम में नहीं है। कम फोर्स लगाऊं तो भी स्लिप कर रहा है, ध्यान दो, कम लगा रहा हूं तो भी स्लिप। अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये स्लिप नहीं कर रहा, क्यों? प्रेस करने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से क्या होगा, फ्रिक्शन स्ट्रांग हो रहा है, और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और एमजी नीचे लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा प्रेस करता हूं उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है, तो एमजी को क्या कर ले जाता है, बैलेंस कर। जब बिल्कुल भी मैंने टच नहीं किया, बहुत टाइट किया ऐसा एकदम, क्या है नॉर्मल रिएक्शन, क्या है, लगभग जीरो। रिएक्शन क्या है, जीरो, तो ये पक्का स्लिप करेगा ही करेगा। ध्यान दो, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। तो ध्यान देना, एफ मिनिमम क्यों पूछा है, फील करना है इस चीज को, वरना हमेशा कंफ्यूजन। देखो ज्यादा फोर्स लगा दी तो रुक ही जाएगा, इन्फानाइट लगा दो, नॉर्मल इन्फानाइट, फ्रिक्शन इन्फानाइट, कैसे चला जाएगा नीचे। तो कम से कम पूछेंगे ना वो तो, ज्यादा पूछने का क्या कॉमन है, ज्यादा पूछे एफ मैक्स तो क्या बोल दो, इन्फानाइट बोल दो। कम से कम कितना लगाया जाए कि ये नीचे ना स्लिप हो, तो एफ मिनिमम किसके बराबर, एफ बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन और नीचे लगेगा एमजी। फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए, 50 के, ये लिमिटिंग केस होगा। फ्रिक्शन होता है म्यू, नॉर्मल रिएक्शन एफ, एफ कितना आया, 250 आया कि नहीं आया, तो 250 न्यूटन कम से कम तुमको लगाना पड़ेगा, तभी ये नीचे स्लिप नहीं होगा। 250 से अगर कम लगाया तो स्लिप हो जाएगा, ज्यादा लगाया तो थर्ड बता दो। पता नहीं क्या लिखते रहते हो, देख के आंसर बताने वाले क्वेश्चन क्या हो, मुझे तो समझ क्या आ रहा है आंसर। एम जी साइन 37 नीचे कितना हो गया, 60, 60 हो गया, 30 होगा ना, 60 ही होगा। चलो एम जी साइन 37 60 हो गया। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कैसे डिसाइड, अच्छा स्टैटिक होगा कि काइनेटिक, स्टैटिक। क्या स्लिपिंग हो रही है अभी, अभी तो डब्बा रखा हुआ था ना, कहाँ स्लिप कर रहा है, काइनेटिक, किधर लगेगा। अच्छा पहले ये समझें कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितना तक रोक सकता है, 4 इंटू 10 इंटू 5, 5 से गया 2 है ना, 24 तक रोक सकता है, सही है ना, सब लोगों ने यही निकाला था ना, 24 तक रोक सकता है। ध्यान दो, 60 नीचे लग रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स है कोई, वो 40 लग रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन ऊपर चाहिए, कितना चाहिए, 20 चाहिए। 5 कितना हो गया, और ज्यादा ही हो जाएगा फिर तो। हाँ तुम्हें चाहिए कितना, 20, क्या तुम्हारे पास अवेलेबल है 20, चले तो 20 लगेगा, 32 नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 20, और कौन से नेचर का, स्टैटिक, और कहाँ ऊपर, और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। समझ में है? तो स्टैटिक पता है कैसे लगता है, सोचता है कि मुझे इस चीज की साइड लेनी है, इनकी साइड लेनी है, नहीं साइड लेनी है, उसने देखा इधर लेनी है, ऐसे कितना लगना है वो भी वो। चलते हैं जरा आगे की तरफ, जरा इंक्लाइन प्लेन पे चर्चा करें। इंक्लाइन प्लेन, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, दिमाग खराब हो जाएगा, सब लोग ध्यान दें। काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते, मैंने बोला पहला, ये जैसे थीटा है, एक सिंपली ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो फोर्स सिंपली ब्लॉक रखा हुआ है, तो नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, तो इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी है, अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है, समझ में आया। हम तो टेंडेंसी देख रहे हैं, एम जी साइन थीटा नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स एम जी कॉस थीटा, इतना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, स्टैटिक हो या काइनेटिक हो कुछ। अभी स्टैटिक की चर्चा कर रहे हैं,
अगर एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से जीत गया क्या हो जाएगा? नीचे जाने लगेगा डब्बा, नीचे जाने लगेगा तो क्या होगी? स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं है? नीचे जाने लगा तो स्लिपिंग। अगर एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से कम हुआ क्या होगा? एम जी साइन थीटा कम है, फ्रिक्शन हमारे पास काफी है रोकने की, तो ये हमेशा ऊपर जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं चला? ऊपर क्यों जाएगा? अगर एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा यानी फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन अगर जीत गया, फ्रिक्शन जीत गया मतलब पास ठीक ठाक वैल्यू है। वो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि डब्बा तुमने रखा और ऊपर जाने लगा। फील ही नहीं आ रहा ना। एक डब्बा तुमने इंक्लाइन प्लेन पर रखा और फ्रिक्शन काफी है तो फ्रिक्शन उसको ऊपर ले जा रहा है। ठीक कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है? तो फ्रिक्शन क्या है? एडजस्टेबल है उसका नेचर। तुम जितना लगाओगे वो उतना ही लगेगा। ध्यान देना, अगर एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से कम हुआ तो फ्रिक्शन जीत गया, इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर। नहीं जिला? ध्यान देना, दो केस डील कर रहे हैं। केस वन, पहले केस वन की चर्चा कर लें। केस वन की चर्चा कर लेते हैं। अगर एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन में कौन ताकतवर है? अगर फ्रिक्शन ताकतवर है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? एम जी साइन थीटा ही लगेगा। ये समझ में आ रहा है? क्या लगेगा फ्रिक्शन? तो ध्यान देना, एम जी साइन थीटा लेस देन फ्रिक्शन। ये कब लगेगा फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा? ये कंडीशन कब है? फिर देखना, इससे एक रिजल्ट आएगा। अगर टेन थीटा म्यू से छोटा है, हम टेन थीटा और म्यू को देख के ही डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ जो म्यू है तो और थीटा को कंपेयर करके बता सकते हैं कि अगर टेन थीटा म्यू से छोटा है, म्यू बड़ा है, रुका रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। और टेन थीटा बड़ा हो गया, स्लिप करेगा। यहां देखो, अगर एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से बड़ा है यानी एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कट गया, यानी टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू है। सही बात है, प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, क्या अभी स्लिप कर रहा है? अभी कर रहा है? अभी भी कौन जीत रहा है, एम जी साइन थीटा या फ्रिक्शन? अभी क्या भाई, फंस गया ये। अब देखो, अभी कौन, देखो यहां तक नहीं जीता, टेन थीटा ग्रेटर हो गया, है कि नहीं हुआ? ये देख रहे थे कितनी देर? पक्का समझ में आ रहा है? थीटा जीरो है, थीटा बढ़ाता जाऊंगा, टेन थीटा स्ट्रांग होता जाएगा, टेन थीटा स्ट्रांग होता गया। जैसे ही टेन थीटा म्यू से जीत गया, वैसे ही क्या होने लगी? तो अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा हो गया तो क्या होने लगेगी? स्लिपिंग। और अगर स्लिपिंग हुई तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। यानी ध्यान देना, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, तो बहुत लिखते हो इसीलिए तो कम चीजें जाती हैं दिमाग में। तुम लिखना चाहिए, लिखा तो बरसों से है ये किताबों में, ध्यान दो। एक जगह एक ही दो चीजों पे फोकस थोड़ी हो सकता है। ब्रेन ब्रेन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तुम लोग। एक समय पे देखते हुए लिख रहे हैं मतलब हम नहीं कर सकते, तो नहीं हो सकता। कम समझ में आएगा, आएगा भी। अगर मैंने यहाँ थीटा ले लिया 37 डिग्री और म्यू ले लिया 0.4 और एक ब्लॉक मैंने यहां से छोड़ दिया, कुछ भी है हम मास का, हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं क्या होगा। टेन थीटा और म्यू को कंपेयर करना है। टेन 37 कितना होता है? कितना हुआ? 0.7। म्यू कितना है? कौन जीत गया? टेन थीटा। क्या होगी? स्लिपिंग होगी, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्लिपिंग होगी तो कौन सा आएगा? काइनेटिक। और ध्यान देना, इधर लगेगा एम, तो स्लिपिंग होगी तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं चीजें। एम जी साइन 37 लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? और स्लिपिंग हो रही है, काइनेटिक लग रहा है, तो काइनेटिक कितना लगता है? पूरा लगता है।
सही है कि नहीं है? तो इसका एक्सेलेरेशन आएगा कि नहीं आएगा नीचे? कितना आएगा? दिस माइनस दिस डिवाइड बाय मास, एम जी साइन 37 माइनस एम जी कॉस 37 डिवाइड बाय एम, तो एम एम हटा दूं डायरेक्टली, जी साइन 37 माइनस क्यू जी कॉस 37, ऐसे ही कर सकते। सिर्फ समझा रहा हूं, अभी कुछ देखना नहीं है, बस ऐसे ही सुनते जाओ कि अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा हो गया, टेन थीटा म्यू से बड़ा हो गया, स्लिप कर जाएगा, स्लिप हुआ तो काइनेटिक आएगा, काइनेटिक आएगा तो पूरा लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, नेट फोर्स अपॉन मास, स्लिप कर रहा है वो तो एक्सेलेरेशन आएगा ही आएगा। ध्यान देना, अब मैं जरा डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितने लोगों को तुम है जरा ध्यान, अभी लिखना नहीं है, टाइम दे दूं, ध्यान देना। अब मैं वैल्यूज नहीं दे रहा हूं, अब खेलेंगे गेम, ध्यान देना। मैंने बोला कि एक ब्लॉक है एम मास का, यहां फ्रिक्शन है म्यू, ठीक। अब मैंने बोला अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा हो गया तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्लिपिंग होगी। कौन सा लगेगा? काइनेटिक। तो मैं ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और वो भी डायरेक्टली लिख सकता हूं, ई साइन थीटा, फोर्स कितना लगा होगा? एम जी साइन थीटा, पर फ्रिक्शन कितना लगा होगा? म्यू के एम जी कॉस थीटा, एम हटा दिया डायमेंशन के हिसाब से, आज से डिवाइड कर दिया तो बचेगा, यानी एक्सेलरेशन इतना है। अगर कोई तुम्हें ये पूछे एल लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगा, ये जिला फील करना तो ही जलेगा, वरना नहीं जलेगा। अंडर रूट 2h बाई जी, पता क्या है काइनेमेटिक्स? एक ब्लॉक को h मास से, h हाइट से रिलीज करूं ग्रेविटी के अंदर, क्या आता है टाइम? 2h। वही तो सेम क्वेश्चन है, l हाइट जाना है, l नीचे गिरना है, एक्सेलरेशन g की जगह कुछ और है, या फिर इक्वेशन लगा लेना। एक बार तुमको एक्सेलरेशन मिल गया तो s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो भी यही आएगा, वहीं से तो आता है। टाइम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां तो जीरो थी, यू स्क्वायर 2 a s सकते हैं। मतलब प्योर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं आई। तो एक बार टेन थीटा म्यू से ज्यादा हुआ, स्लिपिंग हुई, म्यू कौन सा यूज होगा? काइनेटिक यूज होगा, स्टैटिक नहीं यूज होगा। कौन सा वाला यूज होगा? काइनेटिक। अगर यहीं पे सेकंड केस, अगर टेन थीटा म्यू से छोटा है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। कौन सा होगा और कितना होगा? एम जी साइन थीटा, ये जिला एम जी कॉस थीटा नहीं, इतना नीचे लग रहा होगा तो उतना ही लगेगा। क्या समझ में आया? दिक्कत तो नहीं? काम पूरा हुआ नहीं है अभी, लिखना है क्या? नहीं ना, इसे लिख लो, लिख लो बस, घर जा, मतलब जब रिवाइज करते हो तब इसको पढ़ा करो, बोर्ड पे ध्यान दिया करो, लिखते समय भले ही ध्यान ना जाए इस पर, सिर्फ छाप लो, सिर्फ छाप लो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, छापते जाओ। क्लास के बाद कभी तो रिवीजन करोगे कि घर जाके बिल्कुल नहीं? आज जो देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। अब है टेस्ट, बता तो दिया था 12th आएगी इस बार। सिर्फ 12th आएगी इस बार। अच्छा, एनएलएम और फ्रिक्शन डाल देंगे। 12th हो गई, 12th हो गई, और रिवीजन बैच में क्या चल रहा है? काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया उसमें। एरर में कहां तक हो गया? काइनेमेटिक्स हो गई ना उसमें, काइनेमेटिक्स न्यूटन फ्रिक्शन, वो मैं पूछ लूंगा कहां तक हो गई, मैं पूछ के ही बनाऊंगा। काइनेमेटिक्स न्यूटन फ्रिक्शन और 12th पूरी,
यूनिट डायमेंशन क्यों अभी पढ़ाया कहाँ है? हाँ है लो। अरे नहीं, यूनिट डायमेंशन। शांत हो जाओ। अरे पहले ध्यान दो इन चीजों पे। चलो, गेम पूरा नहीं हुआ, अभी मजा आएगा। यहां तक समझ में आया? अंग्रेजी पे ध्यान देना जरा। फाइंड, यहां फ्रिक्शन दिया है म्यू। फाइंड मिनिमम एफ नीडेड पुश द ब्लॉक अपवर्ड। सवाल सिंपल सा, अरे शांत हो जा। काफी बार पूछा गया है, दोबारा दोबारा ध्यान देना। मिनिमम एफ नीडेड पुश द ब्लॉक अपवर्ड। कम से कम कितना फोर्स चाहिए इस डब्बे को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए? ऊपर स्लिप कराना चाहते हो तुम, ऊपर ले जाना चाहते हो। ध्यान देना, ऊपर ले जाना चाहते हो तो फोर्स नीचे लगाओगे कि ऊपर लगाओगे? एम जी साइन थीटा कहां लग रहा है? जब तुम ऊपर पुश कराने की टेंडेंसी रखते हो तो फ्रिक्शन भी कहां लगेगा? यानी एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा प्लस न्यू एम जी कॉस थीटा। स्टैटिक वाला बोलो तो ज्यादा बेहतर, अभी स्लिप हुई है थोड़ी है। न्यू लिख दो, कि नहीं जिला। दूसरा, अगर ये पूछें एफ नीडेड, मिनिमम एफ नीडेड, मिनिमम एफ नीडेड स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउनवर्ड। ध्यान देना, कम से कम कितना फोर्स चाहिए उसको नीचे फिसलने से रोकने के लिए? नीचे फिसलने से रोकना है, मतलब नीचे फिसल रहा है, नीचे फिसलने की टेंडेंसी रोकना है, तो एफ तो ऊपर ऊपर ही लगाओगे। एफ रोकना है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? तुम्हारी हेल्प करेगा कि अपोज करेगा? हेल्प करेगा। नीचे स्लिपिंग की टेंडेंसी है तो कम से कम एफ चाहिए तुम्हें, ये समझ में? फ्रिक्शन तुम्हारा सपोर्ट करेगा। एफ प्लस एफ, समझ में आया? मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू भी कर सकते हो। तो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दिख रहा है? यहाँ एफ की वैल्यू प्लस आया है, यहाँ एफ की वैल्यू माइनस आया है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। ये काफी पूछते हैं कि नीचे स्लिप होने से बचाना है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? ऊपर। और ऊपर ले जाना है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? नीचे। फ्रिक्शन पलटू है, अपना डायरेक्शन पलट ले रहा है जब चाहे तब, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उम्मीद है फील आ रहा होगा। अब ये टेन थीटा, शांत रहो थोड़ी। टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू को वो ऐसे ही यूज नहीं कराते, वो इस तरीके से भी यूज कराते हैं, ध्यान देना। उन्होंने बोला एक वायर है, एक वायर वाला फ्रेम है, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक वायर वाला फ्रेम है और ये एक पैराबोला टाइप वायर है, मतलब y इक्वल टू कौन सा होगा? ये एक्स स्क्वायर, मान लो 4x² ले लो। उन्होंने बोला ये रफ है, ये सरफेस क्या है? ये सरफेस रफ, और म्यू की वैल्यू दे दी तुमको 0.4 दे दी। और उन्होंने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ने एक कीड़ा लिया तो यहां रखा, स्लिप करेगा क्या? थोड़ा ऊपर ले गए, स्लिप करेगा? यही थोड़ी कर जाएगा। एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे कीड़ा अब और ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, थोड़ा तो ऊपर। ऐसे तुम एक काम करना, एक चीटे को लेना, कटोरी में डाल देना, है ना? चीटा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, स्लिप कर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, नीचे। क्यों नीचे आ जा रहा है? क्योंकि, अरे शांत रहो, इस पॉइंट पे एम जी साइन थीटा कहां लग रहा होगा? अब तुम बोलोगे कौन सा एम जी साइन थीटा, कौन सा इंक्लाइन प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन मैं बता देता हूं। ऐसे टेंजेंट डाल दो,
ये एक इंक्लाइन प्लेन बन गया, इंक्लाइन प्लेन बन गया तो एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है और म्यू एम जी कॉस थीटा किधर लग रहा है, ऊपर। तो पक्का यहां पे एम जी साइन थीटा बड़ा हो गया होगा किससे, अभी तो चीटा स्लिप कर रहा है, मतलब टेन थीटा म्यू से बड़ा होगा या बराबर, मान लो इस लिमिटिंग केस है, टेन थीटा लगभग म्यू के क्या हो गया होगा, बराबर। अच्छा टेन थीटा कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे, पक्का समझ में आ रहा है, टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स है, उससे काम बन जाएगा, हम डाल देंगे यहाँ, मतलब ओवरऑल मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगाएंगे तो काम बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है वो इंक्लाइंड प्लेन का ही क्वेश्चन दें, वो इंक्लाइंड प्लेन जैसा कुछ फील भी डाल सकते हैं, ऐसा है। पक्का समझ में आ रहा है, मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करा रहा हूं, इसमें से वही वही कर लो पहले तो फ्रिक्शन के, वो क्या है सबके पास, जल्दी से मार्क कर लो, जल्दी से मार्क कर लो, सिर्फ वही वही दे रहा हूं। एक सौ दो करना, 102, 103, 104 जल्दी से लिख लो, फिर सोचते रहना। 102, 103, 104, 106 कर लेना। कन्वेयर बेल्ट 115 कर लेना, 9 कर लेना, 110 कर लेना, 12 कर लेना, 117 कर लेना, 119 कर लेना। ठीक, 130 कर लेना, जिन्होंने नहीं किए मैं उनके लिए बता रहा हूं, 137 कर लेना, 139 कर लेना, 134 कर लेना। ट्राई करना, एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, यहाँ कुछ कुछ। हाँ तो फ्रिक्शन मेंस में अभी तक कोई बहुत धमाकेदार आया नहीं है क्वेश्चन, सब नॉर्मल से क्वेश्चन आए हैं। अब मेरे टाइम पे एक आया था 2016 में शायद, वो अच्छा था, आधा स्मूथ है आधा रफ है, रेस्ट से शुरू हुआ रेस्ट पे गया, कर लिया, वही है, ठीक था, और तो पता नहीं मुझे कुछ लग रहे हैं। पूछ लिया था क्या एक बार में, यार तुम लोग स्मार्ट हो।